अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में। एक तो इसकी जो न्यू क्लासिफिकेशन आई है, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से इसको थोड़ा-सा क्लासिफ़ाई किया गया है। और दूसरा हम बात करेंगे कि इसकी जो मोस्ट कॉमन टर्म है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो यूज़ होती है उसके बारे में। फिर हम तीसरे नंबर पे आएँगे कि इसकी प्रोग्नोसिस मतलब इसकी अहमियत क्या है? और फिर हम बात करेंगे कि कौन-कौन से पेशेंट जो होते हैं वो हार्ट हार्ट फेलियर अगर उनको डायग्नोज़ हो गया है तो वो क कौन-कौन सी उनमें अगर कंडीशंस हैं तो वो जो जिनके अंदर जो है ना वो उनकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है, वो फैक्टर्स कौन-कौन से हैं? हार्ट फेलियर जो है वो उसको जो रिसेंट क्लासिफ़ाई किया गया है 4 मुख्तलिफ़ किस्म की उसकी जो है ना वो डिवीज़न की गई है। हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इसको HFrEF भी कहते हैं। जो इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, जो पावर होती है दिल की, जब वो 40 या इससे कम आ जाए तो उसको जो है ना वो रिड्यूस्ड हार्ट फेलियर कहते हैं। फिर दूसरी क्लासिफ़िकेशन उन्होंने की है कि हार्ट फेलियर विद माइल्डली रिड्यूस्ड जो है ना वो ईएफ है। इसमें माइल्डली रिड्यूस्ड क्या है, 41 से 49% अगर है, तो ये माइल्डली रिड्यूस्ड है। तीसरे नंबर पर उन्होंने क्या है कि हार्ट फेलियर विद इम्प्रूव्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें वो किया गया उन्होंने कि प्रीवियसली उसकी जो है ना वो इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम थी, लेकिन अब जो है ना वो 40 से ज़्यादा हो गई है। ये इम्प्रूव्ड हो गया है। और चौथे नंबर पे उन्होंने कहा है कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, कि उनकी ईएफ जो है वो दिल की जो पावर है वो नॉर्मल मतलब 50% या उससे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो फेलियर की अलामात या फेलियर में होते हैं। ये 4 इसकी डिवीजन्स की गई हैं और रिसेंटली इसको क्लासिफाई किया गया है। दूसरी हमारी बात है कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसको कहा जाता है, जिसको सीसीएफ लिखा जाता है, ये टर्म जो है ये नॉन स्पेसिफिक है, ये मिसयूज़ होती है और ये ऑल द टाइम जो है ना वो मोस्टली जो है वो उस चीज़ की को ज़ाहिर नहीं करती और इसको ऐसे टर्म को जो है ना वो लिखना मुनासिब नहीं है। इसमें ये है कि ये एक कंडीशन में जिसमें कंजेस्शन होती है बहुत ज़्यादा मरीज़ को, उसमें तो जो है ना ये टर्म लिखी जा सकती है, लेकिन हर पेशेंट हार्ट फेलियर वाले में कंजेस्शन नहीं होती। तो ये जो है ना वो मिसयूज़ होती है, ओवर यूज़ होती है। ये मोस्टली इसको जो है ना वो सीसीएफ लिख देते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर जो है ना वो लिख देते हैं ना, ये एक्यूरेट नहीं है। प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें हार्ट फेलियर के मरीज़ों की, तो वेरी पुअर प्रोग्नोसिस है इनकी। और जो 1 ईयर सर्वाइवल है इनका वो 30 टू 50% है। और इसमें जो है ना अगर न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन क्लास 4 में पेशेंट है, तो उसमें जो है इसकी समझ लें जो वो मोर्टेलिटी है वो इक्वल टू जो एडवांस्ड मैलिग्नेंसीज़ की डेथ रेशियो है उसके बराबर है इसकी जो प्रोग्नोसिस है। मतलब इतना इसका सीवियर मोर्टेलिटी है इसकी। और इसमें जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं हार्ट फेलियर वाले वो कौन-कौन से होते हैं? एक मरीज़ है उसको हार्ट फेलियर तशख़ीस हुआ, उसकी एज एडवांस एज है, 70 प्लस है वो बंदा, वो हाई रिस्क है, उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होने के चांसेज़ हैं। दूसरा फिर ये कि अगर उस मरीज़ के अंदर जो है ना वो उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ही कम है, कितनी 25% से भी कम है उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन, या उसका जो दिल का बढ़ाव है, क्योंकि जब हार्ट फेलियर होता है, फेल्योर जब तशख़ीस हो जाता है फेलियर, तो उसमें फिर क्या होता है कि इसमें जो दिल का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी एक डायमेंशन जो एलवीआईडी है, वो अगर 65 एमएम से ज़्यादा है तो वो भी हाई रिस्क पे चला जाता है मरीज़। अगर ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली मरीज़ का लो रहता है, मरीज़ को अनीमिया है, तो वो भी जो है ना वो हाई रिस्क पे जाता है। मरीज़ को अरिथमियाज़ चलते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन चलती है, वो भी हाई रिस्क पे चला जाता है और उसकी भी जो है ना वो मोर्टेलिटी ज़्यादा, मौत वाक़ई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मरीज़ का जो है वो किडनीज़ में मसला आना शुरू हो गया है, ईजीएफआर जो है वो 60 से जो है ना वो कम आना शुरू हो गई है, तो वो भी मरीज़ हाई रिस्क हो जाते हैं। अगर मरीज़ का जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ-साथ राइट वेंट्रिकल जो राइट साइड का बड़ा खाना है, वो भी अगर कमज़ोर होना शुरू हो गया है, तो ये भी हाई रिस्क पे चले जाते हैं और इनकी भी मोर्टेलिटी रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब दोनों साइड का जो है ना वो फेल्योर हो गया है, मतलब एक लेफ्ट वेंट्रिकल भी, और ज़ाहिर-सी बात है जो ये सारी क्लासिफ़िकेशन 4 हमने पहले-पहले बताई हैं, ये सारी लेफ्ट वेंट्रिकल के पावर के हिसाब से हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन उसको है। उसी तरह राइट वेंट्रिकल की भी अगर जब हो जाए तो वो ज़ाहिर-सी बात है फिर दोनों का फेलियर होगा और वो उस तरह की जो है ना वो मोर्टेलिटी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा।
फिर उसके बाद एक तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जो हमने 4 क्लासिफिकेशन की थी कि हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, इनमें मोस्टली डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है। तो ये डायस्टोलिक डिसफंक्शन जब अगर तशख़ीस हो जाए मरीज़ को, तो वो भी इसके साथ मतलब ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और उसके बाद जो है ना साथ उसको जो है ना वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन भी आना शुरू हो गया है। और स्पेशली अगर वो 4 ग्रेड का है, जो लास्ट वाली ग्रेड है, इसकी 4 ग्रेड्स होती हैं आगे, तो उनमें भी मोर्टेलिटी रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें मैं तलकीन यही करूँगा कि अगर उसको अनीमिया हो रहा है मरीज़ को, तो उसको फ़ौरन जो है ना ठीक करवाना चाहिए। अगर उसका जो है ना वो बीपी लो हो रहा है, तो उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपर करवानी चाहिए। और बाकी जितने हमने फैक्टर डिस्कस किए हैं, इनको प्रॉम्प्टली टाइम के साथ-साथ जो है ना बंदा मैनेज करे, ताकि उसके जो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी है वो बेहतर हो और अबतर होने के जो चांसेज़ हैं वो कम से कम हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख़्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख़्याल रखें। सबसे पहले सेहत। अस्सलामु अलैकुम।